हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग चैप्टर 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट दैट इज ऑफ विटनेस कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा कि कौन विटनेस हो सकता है। 118 में हमने देखा कौन टेस्टिफाई कर सकता है। 119 में हमने डम विटनेस के बारे में बात करी थी और 120 में हमने वाइफ्स और हस्बैंड के बारे में देखा कि वो किस तरीके से विटनेस हो सकते हैं। फिर 134 में पता चला हमें कि नंबर ऑफ विटनेस कितने होते हैं, तो इसमें हमने देखा कि कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं होता है। 132 में हमने देखा कि विटनेस को एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा सिर्फ इस ग्राउंड पर कि अगर वो आंसर करेगा तो दैट पर्टिकुलर आंसर उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर वैसे तो जनरली क्या है, जनरल रूल ये है कि कोई भी ऐसा आंसर अगर वो देता है तो उसका कोई अरेस्ट या प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, बट अगर वो फॉल्स एविडेंस देता है तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट जो है प्रोसीडिंग चलने वाली है फॉल्स एविडेंस देने के लिए। ठीक है, तो इसको आप डिटेल में देखने के लिए मेरी जो लास्ट वीडियो है एविडेंस एक्ट की वो आप देख सकते हैं। आज हम लोग प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इससे पहले वाली वीडियो, उसमें सारे केस लॉज वगैरह मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तो वो वीडियो सबसे पहले जरूर देखिएगा। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन सेक्शन 122 से सेक्शन 129 में है। सॉरी, क्या होता है ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन? कुछ ऐसी कम्युनिकेशंस होती हैं जो कि प्रोटेक्टेड होती हैं। ठीक है, ये जो कम्युनिकेशंस प्रोटेक्टेड होती हैं कोर्ट में, इसे हम प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। कुछ ऐसी कम्युनिकेशंस होती हैं जो कि प्रोटेक्टेड होती हैं कोर्ट में, उसे हम प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। चाहे वो लॉयर या क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन है कोई, तो ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है। कल को अगर लॉयर कुछ भी बोलता है अपने क्लाइंट के बारे में तो उसको नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन से प्रोटेक्टेड है। ठीक है, दूसरी चीज, जैसे चलो अच्छा इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि क्लाइंट आया लॉयर के पास कि मैंने मर्डर किया है, प्लीज प्रोटेक्ट मी। तो यहाँ पर तो भाई वो अपने लॉयर को तो बताएगा ही चीजें कि मैंने मर्डर किया, आपको मुझे डिफेंड करना है। बट अगर कल को लॉयर जाकर के कोर्ट में ये सीधे सीधे बोल दे कि इसने ही मर्डर किया है, इसने मुझे कन्फेस किया है, ऐसा ऐसा करके कहा है, मुझे बचाने के लिए बोला है, तो क्या होगा? तो क्या ये माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये एक प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है और कुछ लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशंस होती हैं वो प्रोटेक्टेड होती हैं। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल ये कंसेंट ना दे दे, अनलेस एंड अनटिल क्लाइंट कंसेंट ना दे दे, लॉयर कुछ भी नहीं बोल सकता। तो कंसेंट का भी बहुत मेजर रोल है आपके प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में, जो आज हम लोग कवर करेंगे। तो आई गेस इतना इंट्रोडक्शन काफी है। आगे का हम पढ़ते हैं, उसके बाद साथ साथ समझ में आता रहेगा कि क्या होते हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस, क्या होते हैं। जैसे जैसे सेक्शन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें समझ में आती रहेंगी। 122 कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग मैरिज के बारे में बात करें। अब ड्यूरिंग मैरिज का क्या मतलब है? ड्यूरिंग मैरिज का तो यही मतलब होगा कि हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो प्रोटेक्टेड है। सो नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि मतलब मैरिड है, ठीक है, शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज। उसको कंपेल नहीं किया जा सकता। ध्यान रखो, ये सारे वर्ड्स जो हैं कीवर्ड्स कि आपको कंपेल नहीं किया जा सकता। किसी भी हस्बैंड को अपने वाइफ के अगेंस्ट कुछ भी बोलने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता, जो भी उनके बीच में कम्युनिकेशन हुआ है। ना ही किसी वाइफ को कंपेल किया जा सकता है, ना ही किसी वाइफ को कंपेल किया जा सकता है कि आप अपने हस्बैंड के अगेंस्ट बोलिए, जो भी आपके बीच में कम्युनिकेशन हुई हमें बताइए। और ना ही हस्बैंड को कंपेल किया जा सकता है। शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज बाय एनी पर्सन टू हुम ही इज और हैज बीन मैरिड। देखो ना, सीधे सीधे नहीं लिखा हस्बैंड और वाइफ, लिखा है कि जिससे शादी हुई, जिसकी शादी हुई, वो सारी चीजें लिखी हुई है। नॉर शैल ही बी परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन, ना ही उसे कंपेल किया जाएगा और ना ही उन्हें परमिट किया जाएगा, परमिट भी नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना कि वो कोई कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करे। अगर हस्बैंड कुछ कह भी रहा है तो इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर हस्बैंड कुछ बता भी रहा है कि ऐसी कम्युनिकेशन हुई है हम दोनों के बीच, तो वो चीज नहीं मानी जाएगी। इसे अभी हम एक केस से भी देखेंगे। ठीक है, लास्ट में हम केस डिस्कस करेंगे, उससे भी आपको पता चलेगा कि क्यों ये चीज और अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। अनलेस द पर्सन हु मेड इट, जब तक वो पर्सन
जिसने बोला है, जिसने कम्युनिकेट किया है, और इज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, या उस पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव कंसेंट ना दे दे, जब तक कि वो कंसेंट ना दे दे, एक्सेप्ट इन सूट्स बिटवीन मैरिड पर्सन or proceedings in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other. देखो अब यहाँ पर एक्सेप्शन भी दिया है कि कब जो है हम कहेंगे कि आप दे सकते हो, आप बोल सकते हो एक दूसरे के अगेंस्ट, कब बोल सकते हो, जब कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है। कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर चल रही है, जैसे मान लो कि हस्बैंड ने मर्डर किया, ठीक है, हस्बैंड ने मर्डर किया, उसने आकर के अपनी वाइफ को बताया कि मैंने फलाना फलाना मर्डर कमिट किया है, ठीक नहीं, अच्छा नहीं 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 ऐसे नहीं होता, इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है ना कमिटेड अगेंस्ट द अदर, तो हस्बैंड और वाइफ की ही प्रोसीडिंग चल रही है, उन दोनों की ही आपस में प्रोसीडिंग चल रही है। अब यहाँ पर मर्डर तो हो नहीं सकता, तो फिर दूसरा आदमी आकर के विटनेस कैसे बनेगा, ठीक है, तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में ही कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है। जो मैंने पहले बोला उसे बिल्कुल भूल जाना, अभी इस पे ध्यान दो, फोकस करो। हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है तो कोई इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति दूसरे के अगेंस्ट जाकर के एविडेंस दे सकता है, इसमें से कोई भी व्यक्ति दूसरे के अगेंस्ट जाकर के एविडेंस दे सकता है, ठीक है, अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है तो, अगर कोई क्राइम कमिट हुआ है एक दूसरे के अगेंस्ट, तो वैसे प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, वैसे कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड है, लेकिन अगर कोई क्राइम कमिट हुआ है एक दूसरे के अगेंस्ट तो ये एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि इन्हें कंपेल नहीं किया जाएगा, ना ही परमिट किया जाएगा कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन जो इन लोगों ने आपस में करी है, अनलेस एंड अनटिल वो कंसेंट ना दे दे अगला आदमी जिसने कोई कम्युनिकेशन किया है। ये इतनी बात हो गई, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे वाले सेक्शन पे, जो कि कह रहा है एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। अब ये क्या है, नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस डिराइव्ड फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड। भाई कोई ऐसे अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड है जो अभी पब्लिक के सामने ऑन रिकॉर्ड नहीं आए, या हम कह सकते हैं लाइव नहीं हुए पब्लिक के सामने, कह सकते हैं ना ऐसा, वो अभी नहीं आए पब्लिक के सामने, और कोई, और ये मैटर कैसा है, रिलेटिंग टू स्टेट है, स्टेट का कोई अफेयर है, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर। इसमें भी एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर ऑफिसर की परमिशन है जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है तो ठीक है, आप डिस्क्लोज कर सकते हो, आपको परमिट किया जाएगा, और अन्यथा अगर उनकी जो है परमिशन नहीं है तो आपको डिस्क्लोज नहीं करने दिया जाएगा, आपको परमिशन नहीं दी जाएगी डिस्क्लोज करने की, ठीक है। तो सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर कोई अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं और ये स्टेट से रिलेटेड कोई मैटर है तो उस पर जो है आपको एविडेंस परमिट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है आपके, अगर वो परमिशन दे दे तो फिर ठीक है, हम एज एन एविडेंस उसको परमिट करेंगे। अब हम आएंगे सेक्शन 124 पे। सेक्शन 124 ऑफिशियल कम्युनिकेशंस के बारे में बात करता है। नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशंस मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस व्हेन ही कंसिडर्स दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफर बाय द डिस्क्लोजर। बहुत ही छोटा सा पैरा सा सेक्शन है, ये सिर्फ इतनी बात कहता है कि किसी भी पब्लिक ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जाएगा कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करने के लिए जो उससे ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में कही गई। जैसे मान लो कि कोई एएसपी है, उन्होंने इंस्पेक्टर को कोई बात कही, ठीक है, उन्होंने इंस्पेक्टर को कोई बात बताई, कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ कम्युनिकेशन आपस में डिस्क्लोज करी इन लोगों ने। अब एएसपी ने तो ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में बताई, भाई किसी भी डिपार्टमेंट में कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है कि नहीं होती है, कुछ चीजें सीक्रेट होती है, हर एक चीज, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, प्राइवेट हो, या कुछ भी हो, गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, कुछ मैटर्स कॉन्फिडेंशियल होते हैं, और अगर उन्हें मान लो कि बाहर लाया गया तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट जो है सफर होंगे उस डिस्क्लोजर से, तो जिस वजह से उन मैटर्स को कॉन्फिडेंशियल ही रखा जाता है। तो एएसपी ने जो है इंस्पेक्टर को ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में कुछ बातें बताई। तो यहाँ पर पब्लिक ऑफिसर को, यानी कि जिसको बात पता है, इंस्पेक्टर को कंपेल नहीं किया जा सकता है कि आप आकर के वो बात कहिए, वो कम्युनिकेट करिए वो चीज जो कि आपको आपके सुपीरियर ने बोली है। जहां पर ऐसा लग रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट सफर हो जाएगा ऐसे डिस्क्लोजर से, तो ऐसे इंसान को कंपेल नहीं किया जाएगा। ये हुआ हमारा सेक्शन 124। सेक्शन 125 क्या कह रहा है, सेक्शन 125 कह रहा है इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से व्हेन ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन। किसी भी मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जाएगा ये बताने के लिए कि उन्हें इंफॉर्मेशन कब मिली, एज टू कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस,
ठीक है, मतलब जब जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन कब मिली, कैसे मिली, एंड नो रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से व्हेन ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक रेवेन्यू। और रेवेन्यू ऑफिसर को भी जो है वो कंपेल नहीं किया जाएगा कि कोई भी पब्लिक रेवेन्यू के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो उनको उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, कैसे पता चला। कुछ भी इस तरीके से कंपल्शन नहीं है, ना ही मजिस्ट्रेट के ऊपर, ना पुलिस ऑफिसर के ऊपर किसी क्राइम के कमीशन से रिलेटेड, और ना ही रेवेन्यू ऑफिसर के ऊपर ऐसा कंपल्शन है किसी कोई अगर ऐसा ऑफेंस हुआ है पब्लिक रेवेन्यू से रिलेटेड। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है? रेवेन्यू ऑफिसर इन दिस सेक्शन मींस एनी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन और अबाउट द बिजनेस ऑफ एनी ब्रांच ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू। तो सीधे रेवेन्यू ऑफिसर की डेफिनेशन बताई गई है कि कोई भी ऐसा ऑफिसर है जो कि एम्प्लॉयड है पब्लिक रेवेन्यू की ब्रांच में, उसको हम रेवेन्यू ऑफिसर कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सेक्शन है यहां तक। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। सेक्शन 126 प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस के बारे में बात करता है, ये पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। ये कहता है नो बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर और वकील, ये 4 लोग हैं जिन्हें हमें याद रखना है, और ये चारों अलग अलग होते हैं। बैरिस्टर भी इज अदर पर्सन, अटॉर्नी इज अदर पर्सन, मतलब इज डिफरेंट पर्सन, एंड प्लीडर इज ऑल्सो डिफरेंट पर्सन, वकील इज ऑल्सो अ डिफरेंट पर्सन। शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड, इन लोगों को, इन चारों को परमिट नहीं किया जाएगा अनलेस विद हिज क्लाइंट्स एक्सप्रेस कंसेंट। अगर क्लाइंट ने कंसेंट दे दिया, अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अगर वो कंसेंट दे दे तो ठीक है। अगर क्लाइंट ने कंसेंट दे दिया है देन तो वेल एंड गुड, बोलो जो बोलना है, डिस्क्लोज कर दो कम्युनिकेशन। लेकिन अगर क्लाइंट ने कंसेंट नहीं दिया है तो आपके पास कोई भी कंसेंट मतलब नहीं है, आप अपनी स्वेच्छा से वॉलंटरली आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कोई कम्युनिकेशन डिस्क्लोज कर दें। और अगर मान लो कि शाना बनने के चक्कर में आपने कम्युनिकेशन डिस्क्लोज भी कर दी तो भी कोर्ट उसे परमिट नहीं करती है, जस्ट बिकॉज इट इज अ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, सो किसी भी बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर या वकील को किसी भी समय पर परमिट नहीं किया जाएगा to disclose any communication made to him in the course and for the purpose of his employment as such barrister, pleader, attorney और वकील by or on behalf of his client। कि भाई तुम लोगों का मतलब कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि उस समय आप उनके वकील थे, वो आपके क्लाइंट थे, तो यही तो हुआ ना कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दोनों लोगों का। तो ऐसे में जो है आपको कंपेल नहीं किया जाएगा, ना ही आप उनके बिहाफ पे कुछ कह सकते हैं। ठीक है, मतलब क्लाइंट के बिहाफ पर आप कुछ नहीं कह सकते। और टू स्टेट द कंटेंट्स ऑफ और कंडीशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, ना ही आप कुछ बोल सकते हो, ना ही किसी डॉक्यूमेंट के बारे में भी अगर आपके क्लाइंट ने आपको बताया है तो वो डॉक्यूमेंट के बारे में भी आप जो है वो परमिट नहीं कर सकते, मतलब वो कम्युनिकेशन आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये कौन से डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट with which he has become acquainted in the course and for the purpose of his professional employment। जिस समय वकील अपना मतलब क्लाइंट के अगेंस्ट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट में था, उसके वकील और क्लाइंट का उन दोनों का रिश्ता था, उस समय जो भी कुछ डॉक्यूमेंट के वो डॉक्यूमेंट से वो एक्वेंटेड हुआ है वो भी जो है वो नहीं बताएंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और टू डिस्क्लोज एनी एडवाइस, आप भाई मैं वकील हूँ, मैंने अगर अपने क्लाइंट को कोई एडवाइस दी, ठीक है, किसी चीज से रिलेटेड, मतलब ऑब्वियसली केस से रिलेटेड, मैंने अगर उससे कोई एडवाइस दी कि आप ऐसा ऐसा कर लो तो चीजें थोड़ी सी बैलेंस हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, तो क्या जो मैंने एडवाइस उसको दी है ये डिस्क्लोज कर सकती हूँ क्या? मैं नहीं कर सकती डिस्क्लोज। मैंने अपने एडवाइस अपने, और हर कोई भी देखो चीजें क्या होती है ना कि जनरली जो भी क्लाइंट, मेरा एक क्लाइंट नंबर 1 है, क्लाइंट नंबर 2 है, तो जनरली क्या होता है कि एक क्लाइंट की बात भी दूसरे क्लाइंट तक नहीं जाननी चाहिए, जनरली कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। जैसे डॉक्टर्स हैं, एक पेशेंट की केस हिस्ट्री जो है कभी भी जनरली दूसरे पेशेंट को नहीं बताते हैं। ठीक है, कोई पूछने आता तो उन्हें नहीं बताया जाता है। होटल्स में जैसे होता है, अब यहाँ पर हम होटल का एग्जाम्पल तो, लेकिन हम समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि होटल्स में भी ऐसा होता है कि नहीं बताया जाता। ठीक है, होटल्स वो वाले होटल जहां पर आप रहते हो, रेस्टोरेंट वाला होटल नहीं, वो जो नॉर्मल होटल्स जहां पर रूम्स वगैरह होते हैं। ठीक है, अरे इतना तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो वो सारी चीजें नहीं बताई जाती, डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। सो यहाँ पर भी कोई भी एडवाइस अगर मैंने दी है अपने क्लाइंट को तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी इन द कोर्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया है कि कुछ चीजें प्रोटेक्टेड नहीं भी हैं। अगर वकील साहब चाहे तो वकील साहब धज्जियां उड़ा सकते हैं, किस बात पर ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है।
एनी कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस, किसी इलीगल पर्पस के फर्दरेंस में अगर कोई कम्युनिकेशन हुई है तो। अब ये आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। दूसरी चीज क्या है, एनी फैक्ट ऑब्जर्व्ड बाय एनी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच शोइंग दैट एनी क्राइम और फ्रॉड हैज बीन कमिटेड सिंस द कमेंसमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, कि कोई क्राइम या फ्रॉड कमिट हुआ है जब इन दोनों का मतलब रिश्ता चल रहा था वकील और क्लाइंट का, तब कोई फ्रॉड या क्राइम कमिट हुआ है। ठीक है, इट इज इमटेरियल वेदर द अटेंशन ऑफ सच बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील was or was not directed to such fact by or on behalf of his client। ये जरूरी नहीं है, इमटेरियल है ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि अटेंशन बैरिस्टर का खुद से गया है उस फैक्ट के ऊपर कि कुछ फ्रॉड या कुछ हो रहा है, कुछ क्राइम वगैरह कमिट हो रहा है जब हम लोग का एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, या डायरेक्टली हुआ है चाहे इनडायरेक्टली हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सप्लेनेशन कहता है द ऑब्लिगेशन स्टेटेड इन दिस सेक्शन कंटिन्यूज आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट हैज सीज्ड। ऑब्लिगेशन तब भी कंटिन्यू करेगा जब आपका एम्प्लॉयमेंट सीज हो गया। भाई मेरा और मेरे क्लाइंट का रिश्ता खत्म हो गया, ठीक है, केस हम जीत गए, बात खत्म हो गई, तो क्या अब जब हम केस जीत गए हैं तो जो भी कम्युनिकेशन हमारे बीच में हुई है मैं डिस्क्लोज कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती। मेरे ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि एम्प्लॉयमेंट भले ही सीज हो गया है, मैं फिर भी जो है वो कम्युनिकेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकती। ठीक है, मुझे परमिशन नहीं है कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करने की। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझेंगे इसके, ध्यान से समझना। ठीक है, अ क्लाइंट सेज टू बी, एक क्लाइंट है बी से कहता है, अटॉर्नी है वो, आई हैव कमिटेड फोर्जरी एंड आई विश यू टू डिफेंड मी। अब भाई कोई बंदा, कोई पर्सन, क्लाइंट जो है अटॉर्नी के पास गया है तो बोलेगा ना कि भाई मैंने फोर्जरी कमिट करी है, आप मुझे डिफेंड करो। एज द डिफेंस ऑफ अ मैन नोन टू बी गिल्टी इज नॉट अ क्रिमिनल पर्पस। ये कोई क्रिमिनल पर्पस थोड़ी है भाई, ऐसे ही तो वकालत चलती है। दिस कम्युनिकेशन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। अब ये कम्युनिकेशन डिस्क्लोजर प्रोटेक्टेड है, तो ये तो नॉर्मल बात है जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमें पता क्या होनी चाहिए, जो हमें पता है। अब बी इलस्ट्रेशन क्या है, ए क्लाइंट सेज टू बी एन अटॉर्नी, क्लाइंट जो है बी से कहता है अटॉर्नी से, आई विश टू ऑब्टेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय द यूज ऑफ अ फोर्ज्ड डीड ऑन विच आई रिक्वेस्ट यू टू सू। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फोर्जरी उसने कमिट कर, वो कह रहा है कि मेरे पास ये जो डीड है, मेरे पास ये जो फलाना डीड है ये फोर्ज्ड है, वो खुद ही बता रहा है फोर्ज्ड है, मैं चाहता हूं कि तुम स्यू करो, मुझे पोजेशन चाहिए इस प्रॉपर्टी का। तो ये कम्युनिकेशन बीइंग मेड इन फर्दरेंस ऑफ क्रिमिनल पर्पस। अब ये क्योंकि क्रिमिनल पर्पस के फर्दरेंस में हो रहा है, वो गलत काम करने को बोल रहा है, वो गलत काम करने को बोल रहा है, इस वजह से ये प्रोटेक्टेड नहीं है डिस्क्लोजर से। यहाँ अटॉर्नी साहब जो है इस बंदे की धज्जियां उड़ा सकते हैं। ठीक है, जाकर के बोल सकते हैं कि ये जो बंदा है ये फोर्ज डीड्स के माध्यम से जो है ये केस लड़वाना चाहता है या जो भी। ठीक है, तो ये कौन से उसमें फॉल करेगा, क्रिमिनल पर्पस, कोई ऐसा इलीगल पर्पस यहां पर हो रहा है। ठीक है, ये क्लॉज 2 वाला। ठीक है, देन ए बीइंग चार्ज्ड विद एम्बिल्समेंट रिटेन्स बी एन अटॉर्नी टू डिफेंड हिम। बी को जो है उसने रिटेन कर लिया कि आप मुझे डिफेंड करो। इन द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग बी ऑब्जर्व्स दैट एन एंट्री हैज बीन मेड इन एज अकाउंट बुक। कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग के दौरान जो है बी ने ऑब्जर्व किया कि एक एंट्री जो है ए के अकाउंट बुक में हो रखी है, ध्यान से समझना इसे। चार्जिंग ए विद द सम said to have been embezzled which entry was not in the book at the commencement of his employment। जब जो है उसके एम्प्लॉयमेंट शुरू हुई थी, जब वकील साहब की एम्प्लॉयमेंट, ये एक बुक में एंट्री हुई, यहाँ पर एक एंट्री थी, फलाना फलाना एंट्री थी। जब इनकी चीजें शुरू हुई, जब इनका एम्प्लॉयमेंट शुरू हुआ, जब वो आकर के इनके क्लाइंट बने, उस समय ये एंट्री नहीं थी। ये कमेंसमेंट वाला मैटर है, उस समय ये वाली जो एंट्री है ये नहीं थी। दिस बीइंग अ फैक्ट ऑब्जर्व्ड बाय बी इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। जब उनका ये चल रहा था प्रोसीडिंग, उस समय जो है बी ने ये बात ऑब्जर्व करी कि ये एंट्री तब तो नहीं थी जब ये बंदा मेरे पास आया था, अभी ये एंट्री कैसे आ गई उसके अकाउंट बुक में। शोइंग दैट अ फ्रॉड हैज बीन कमिटेड। यहाँ पर क्या पता चल रहा है उन्हें कि फ्रॉड कमिट किया है, कि पहले एंट्री नहीं थी बाद में एंट्री कैसे आ गई। ठीक है, सिंस द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग, जब प्रोसीडिंग शुरू हो गई है तब, इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। तो यहाँ पर जो है डिस्क्लोजर से प्रोटेक्टेड नहीं है। ठीक है, अच्छा ये वाला जो हमारा ये है, ये 1 से है। ठीक है, ये क्लॉज 1 का आपका एग्जाम्पल है और ये क्लॉज 2 का एग्जाम्पल है, मैंने शायद उल्टा बोला है। ठीक है, तो ये क्लॉज 1 का एग्जाम्पल है, ये आपका क्लॉज 2 का एग्जाम्पल है। ये हुआ हमारा
तो हम लोगों ने ये एक्सेप्शंस देख लिए कि एक्सेप्शंस का क्या इलस्ट्रेशन हो सकता है, और हमने ये भी देख लिया कि कहाँ पर जो है कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आएंगे सेक्शन 127 पर। सेक्शन 127 सीधी सी बात छोटी सी कहता है कि सेक्शन 126 जो है वो इंटरप्रेटर्स पर भी अप्लाई होता है, क्लर्क्स पर भी अप्लाई होते हैं, सर्वेंट्स पर भी सॉरी The provisions of section 126 shall apply to interpreters, clerks और servants किसके? Of barristers, pleaders, attorneys and वकील्स। ठीक है, इन सब पर अप्लाई होंगे। Section 128 says privilege not waived by volunteering evidence। क्या है? If any party to a suit gives evidence therein at his own instance or otherwise। सूट की कोई भी पार्टी खुद से एविडेंस देती है, आकर के खुद से कहती है कि मैंने मर्डर कमिट किया है, जज साहब ये रही चाकू, इसी से मैंने मर्डर कमिट किया। He shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure as is mentioned in section 126। अरे भाई वो खुद से आया, उसने कन्फेस कर दिया कि मैंने मर्डर कमिट किया है, कह दिया कोर्ट में आकर के, एविडेंस दे दिया उसके अगेंस्ट, खुद के अगेंस्ट। तो इसका क्या मतलब है कि वो डीम कर रहा है कि वकील साहब अब आप भी मेरे बारे में बोलिए, उल्टा सीधा, मतलब आप भी मेरे बारे में बताइए, क्या उसने कंसेंट कर दिया? नहीं, हम नहीं कहेंगे कि उसने अपना राइट जो है वो वेव ऑफ कर दिया है, मतलब अपना जो प्रिविलेज उसको मिला है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन वाला, वो वेव ऑफ कर दिया है, हम ये नहीं मानेंगे। इट शैल नॉट बी डीम्ड, ऐसा नहीं माना जाएगा कि उसने कंसेंट कर दिया है कि वकील साहब भी कुछ डिस्क्लोजर ऐसा कर दें जो सेक्शन 126 में मेंशन है, यानी कि जो कम्युनिकेशंस जो प्रोटेक्टेड हैं वो ऐसा नहीं कहा जाएगा। एंड इफ एनी पार्टी टू अ सूट और प्रोसीडिंग कॉल्स एनी सच बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील एज अ विटनेस, ही शैल बी डीम। अब ठीक है भाई, अगर आप उसने बुला लिया एज अ विटनेस किसको? बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी, वकील को एज अ विटनेस बुला लिया तो कंसेंट किया है ना। लेकिन अगर वो खुद से बोल रहा है तो हम नहीं मानेंगे कि उसने कंसेंट किया है। ठीक है, to such disclosure only if he questions such barrister, attorney or vakil on matters, but for such question he would not be at liberty to disclose। खुद से वकील साहब नहीं कुछ बोलेंगे, सीधी सी बात है। इस सेक्शन का सीधा सा ये मतलब है, खुद से वकील साहब कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अगर उन्हें बुलाया गया है कि आप आकर के विटनेस बनिए मेरे अगेंस्ट, तो वो बोल सकते हैं, अन्यथा वो नहीं बोल सकते। खुद से जो हमारे लॉयर हैं वो खुद से, वकील मैं यहाँ पर सिर्फ लिख रही हूँ, कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, इससे आसानी से समझ में आ जाएगा, खुद से वकील कुछ नहीं बोलेंगे अनलेस एंड अनटिल जो है उन्हें एज अ विटनेस बुलाया गया है तो वो बोल सकते हैं। इतनी बात हो गई। अब हम आते हैं सेक्शन 129 पे। बहुत ही सिंपल सा है, लीगल एडवाइजर्स को यहाँ पर, जो लीगल एडवाइजर से जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि लीगल एडवाइजर को कंपेल नहीं किया जाएगा कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करने के लिए कोर्ट के सामने। कोई कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन हुई है विच हैज टेकन प्लेस बिटवीन हिम एंड हिज लीगल प्रोफेशनल एडवाइजर, मतलब किसी भी पर्सन को, यहाँ पर पर्सन को जो है वो कंपेल नहीं किया जाएगा कि आपके और आपके लीगल एडवाइजर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हुई है उसे आप डिस्क्लोज करें, अनलेस ही ऑफर्स हिमसेल्फ एज अ विटनेस। अगर वो खुद को एज अ विटनेस ऑफर करता है तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं करता है तो उसे कंपेल नहीं किया जाएगा। इन विच केस ही मे बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी such communication as may appear to the court necessary to be known in order to explain any evidence which he has given but no others। जो evidence उसने दी है सिर्फ उसको explain करने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ जो evidence उसने खुद ने दी है वो evidence को वो explain कर सकता है। तो ये बात हो गई हमारी privileged communications की। अब कुछ केस लॉज हैं जो हमें देखने हैं, इंपॉर्टेंट है। नहीं, पहले केस लॉ का नाम पढ़ेंगे। एमसी वर्गीस वर्सेस टीजे पूनम। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज नॉट मटेरियल that the relation of the husband and wife should be subsisting at the time when the evidence is required to be given। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, नॉट मटेरियल और इट इज इमटेरियल कि रिलेशन हस्बैंड और वाइफ का, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन उस समय भी सबसिस्ट कर रहा हो जब एविडेंस देने की जरूरत आन पड़ी। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि उन दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन वगैरह हुआ, उसके बाद इनका डिवोर्स हो गया, तो ठीक है, कोई बात नहीं।
लेकिन जब जो कम्युनिकेशन हुआ था वो तो इन द कोर्स ऑफ मैरिज हुआ था ना, बात यहाँ पर समझने वाली है। जो कम्युनिकेशन हुआ था वो तो इन द कोर्स ऑफ मैरिज हुआ था ना, तो इसलिए ये प्रोटेक्टेड है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज जरूरी नहीं है कि जिस समय एविडेंस देने की, वो एविडेंस देने की जरूरत कभी भी आ सकती है। ये चीज जरूरी नहीं है कि जब जब एविडेंस देने की जरूरत आन पड़ी तब रिलेशनशिप सबसिस्ट करना चाहिए, ऐसा चीज जरूरी नहीं है। ठीक है, कोर्स ऑफ मैरिज में कोई भी कम्युनिकेशन हुआ है, वो चीज, वो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन इज प्रोटेक्टेड। ठीक है, वो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 122। ठीक है, ये बात हो गई इतनी। अब हम आते हैं दूसरे केस पर। अब ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझना। कोई बहुत ज्यादा वैसा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस है। राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1952। The wife's statement was that only on the early hours of the day of murder, while it was still dark, she saw her husband coming down from the roof. वाइफ ने स्टेटमेंट दिया कि जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन सुबह जल्दी जल्दी जो है, जब मतलब अंधेरा ही था, उजाला नहीं हुआ था, उसने अपने हस्बैंड को देखा नीचे आते हुए छत से, ठीक है, उसके घर से, एंड देन गोइंग टू भूसा कोठारी, कोई जगह थी वहां पर जाने लगा वो, एंड कमिंग अगेन, उसके बाद गया फिर वापस आया, एंड हैविंग बाथ एंड वोर द सेम क्लोथ्स, आया नहाया धोया और दोबारा से जो कपड़े उसने पहन रखे थे फिर से वही कपड़े पहन लिए। शी ऑल्सो स्टेटेड दैट हस्बैंड प्रेजेंटेड हर ऑर्नामेंट्स, उसने ये भी बताया कि उन्होंने कुछ ऑर्नामेंट्स प्रेजेंट किए उसे। Thereupon she asked him the place where he got them, पूछा कि भाई इतने गहने जेवर आप कहाँ से लेकर के आए। He told that he had gone to house where deceased lived, जहां पर वो जिसका मर्डर कमिट करके आया था, ठीक है, जहां पर वो मृत इंसान रहता था, वो क्या, उसने बोला कि मैं वहां गया था ये ऑर्नामेंट्स लेने के लिए। अब देखो, the court held that a wife could testify the conduct of the husband but not what he said to her. Privileged communication. क्या है ये, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि जो कहा गया वो हम नहीं मान रहे हैं, वो हम परमिट नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, क्योंकि ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है अंडर सेक्शन 122 एंड इट इज प्रोटेक्टेड अंडर लॉ, इट इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ। कैसे हम कहेंगे कि हम इसे मान लें? हम इसे नहीं मानेंगे, लेकिन एक वाइफ टेस्टिफाई कर सकती एक्ट या कंडक्ट, ये सारी बातें जो वो बता रही है कि ऐसा ऐसा हुआ कि वाइफ ने कहा कि वो सुबह सुबह उठ के पता नहीं कहाँ गया, उसके बाद मैंने उसको छत से नीचे उतरते हुए देखा, वो यहाँ गया, उसके बाद वापस आया, नहाया धोया, फिर से उसने सेम वही कपड़े पहन लिए। तो यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक ये सारा एक्ट और कंडक्ट में आता है कि जो वो एक्ट कर रहा था वो देख रही थी आराम से बैठ के, उसने उसके बाद जो है उसने कोर्ट में आकर के ये सारी बातें बताई उसके कंडक्ट के बारे में। तो ये चीज तो रेलेवेंट है, ये चीज परमिटेड है, लेकिन ये परमिटेड नहीं है कि जो उसने कहा, क्या कहा था उसने, जब उसने पूछा तो उसने कहा कि मैं भैया वहां पे गया था उसके घर, तो ये चीज मैं इसको ग्रीन कलर से मार्क कर रही हूँ, ठीक है, ग्रीन नहीं, ग्रीन, अरे ठीक है समझ लो, चलो मैं इससे ग्रीन से ही कर रही हूँ। यहाँ पर जो है ये वाली चीज, जो पर्टिकुलर चीज है, ये प्रोटेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है ना, ध्यान से समझ में आ रहा है ना कि ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, इसलिए प्रोटेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में आ रहा है, ये उसने उसको ऐसा बोला, इन द कोर्स ऑफ मैरिज बोला, हस्बैंड वाइफ थे इस वजह से उसने बोला, तो ये चीज तो प्रोटेक्टेड है क्योंकि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है अंडर सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 122 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर कम्युनिकेशन ओनली, सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो कहा गया सिर्फ उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एंड नॉट द एक्ट और कंडक्ट ऑफ द पार्टी। क्या एक्ट हुआ, क्या उस वक्त कंडक्ट हुआ, उसके लिए प्रोटेक्शन थोड़ी ना प्रोवाइड कर रहा है, वो तो आदमी बता ही सकता है क्या वो कर रहा था, सीधी सी बात है, क्या वो कर रहा था, किस तरीके का उसका कंडक्ट था, इस बात का प्रोटेक्शन आपको नहीं मिला हुआ है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस बात का एविडेंस परमिटेड है, लेकिन प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन क्योंकि हमें मिला हुआ है, तो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के लिए आपको ना कंपेल किया जाएगा, ना वो चीज परमिटेड है, इसलिए कोर्ट ने ये चीज परमिट नहीं करी थी, ये जो पर्टिकुलर चीज है ग्रीन से, ये चीज परमिट नहीं करी थी। बाकी जो उसने कंडक्ट देखा उनका और जो आकर के बताया, वो चीज जो है कोर्ट ने परमिट करी थी, वहां पर कोई प्रोटेक्शन
नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है कि आप लोगों को प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।